प्रस्तावना। इकिगाई एक रहस्यमय शब्द। पुस्तक की प्रस्तावना इकिगाई की जांच और जापानी संस्कृति में इसके महत्व के लिए आधार तैयार करती है। लेखक हेक्टर गार्सिया फ्रांसेस्क मिरालेस ने जापान में रहने के अपने व्यक्तिगत अनुभव और वहाँ की संस्कृति और जीवन शैली ने उन्हें कैसे आकर्षित किया, इस पर चर्चा की है। हालांकि जापान को अक्सर आविष्कार और प्रौद्योगिकी के देश के रूप में माना जाता है, लेखक इस बात पर जोर देता है कि यह परंपरा के प्रति गहरा सम्मान और जागरूकता और सादगी पर जोर देने वाला देश भी है। लेखक का मानना है कि इस सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य ने स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक विशेष दृष्टिकोण तैयार किया है, जो संतुलन, सद्भाव और उद्देश्य को प्राथमिकता देता है। अध्याय 1। इकिगाई। बढ़ती उम्र के साथ जवान बने रहने की कला। पुस्तक का पहला अध्याय इकिगाई की अवधारणा का परिचय देता है, जिसका जापानी में अनुवाद जीवन का एक कारण या जीवन में एक उद्देश्य के रूप में होता है। इकिगाई की उत्पत्ति और वर्षों से शोधकर्ताओं और दार्शनिकों द्वारा इसका अध्ययन कैसे किया गया है, इस अध्याय में आगे बताया गया है। हालांकि इकिगाई की कोई एक परिभाषा नहीं है जो सभी के लिए उपयुक्त हो। लेखक का कहना है कि यह आम तौर पर उन चीज़ों को संदर्भित करता है जो हमारे जीवन को अर्थ और उद्देश्य देते हैं। इकिगाई कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें आप अच्छे हों, कुछ ऐसा जो आपको पसंद हो, कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, और कुछ ऐसा जिसके लिए आपको भुगतान किया जा सकता है। लेखक बताते हैं कि जबकि जापान अक्सर प्रौद्योगिकी और नवाचार से जुड़ा हुआ है, यह परंपरा के प्रति गहरा सम्मान और सादगी और सावधानी पर ध्यान देने वाला देश भी है। उन्होंने कहा कि इस सांस्कृतिक मानसिकता ने स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक अद्वितीय दृष्टिकोण को जन्म दिया है, जो संतुलन, सद्भाव और उद्देश्य को महत्व देता है। ओकिनावा द्वीप दुनिया के ब्लू जोन में पहला स्थान रखता है, जहां समुदाय मोई का अभ्यास करता है, जो समान हितों वाले लोगों का एक अनौपचारिक समूह है जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। वे समुदाय की सेवा करते हैं। अध्याय 2। बुढ़ापा रोधी रहस्य। छोटी छोटी बातें जो लंबी और खुशहाल जिंदगी जोड़ती हैं। लेखक ने इस अध्याय में लंबा जीवन जीने के रहस्यों का खुलासा किया है। युवा शरीर, सक्रिय दिमाग। क्योंकि मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, युवा मन आपको एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए प्रेरित करता है, जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देगा। हम मानसिक व्यायाम की कमी से पीड़ित हैं, क्योंकि इससे हमारे न्यूरॉन्स और तंत्रिका संबंध खराब हो जाते हैं। दीर्घकालिक तनाव को दूर करें। अधिकांश स्वास्थ्य समस्याएं लगातार तनाव की स्थिति में रहने के कारण होती हैं। थोड़ा तनाव फायदेमंद होता है। तनाव का निम्न स्तर हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। सक्रिय बने रहें। गतिहीन व्यवहार विभिन्न प्रकार की बीमारियों में योगदान देता है। अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करें, जैसे काम पर पैदल जाना, लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से जाना, बच्चों या पालतू जानवरों के साथ खेलना और सावधान रहना। प्रति रात 9 से 10 घंटे के बीच सोएं। यह एक महत्वपूर्ण एंटी एजिंग उपकरण है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हम मेलाटोनिन का उत्पादन करते हैं, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। जीवन की चुनौतियों के प्रति शांत या स्थिर रवैया रखने से चिंता और तनाव को कम करके और व्यवहार को स्थिर करके हमें युवा बने रहने में मदद मिल सकती है। अध्याय 3। लोगोथेरेपी से इकिगाई तक। अपना उद्देश्य ढूंढकर लंबा और बेहतर जीवन कैसे जिएं। लोगोथेरेपी आपको जीने के कारणों की खोज में सहायता करती है। लेखक ने प्रक्रिया को 5 चरणों में विभाजित किया है। एक व्यक्ति खाली, निराश या चिंतित महसूस करता है। चिकित्सक उसे प्रदर्शित करता है कि वह जो अनुभव कर रहा है वह एक सार्थक जीवन जीने की इच्छा है। रोगी को अपने जीवन का अर्थ समय के उस विशेष बिंदु पर पता चलता है। रोगी अपनी इच्छा से चुनता है कि उसे अपने भाग्य को स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है। जीवन के प्रति उनका नया उत्साह उन्हें बाधाओं और दुखों पर काबू पाने में सहायता करता है। लेखक मोरिता थेरेपी की भी चर्चा करता है, जिसे लोगोथेरेपी से पहले जापान में विकसित किया गया था। जापान में शोमा मोरिता ने अपनी स्वयं की उद्देश्य केंद्रित चिकित्सा विकसित की।
क्योंकि उनकी भावनाएं उनके कार्यों के परिणाम स्वरूप बदल जाएंगी। मोरिटा थेरेपी मरीजों को उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश किए बिना अपनी भावनाओं को स्वीकार करने के लिए सिखाने पर केंद्रित है। इसके मूलभूत सिद्धांत इस प्रकार हैं। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करें। यह इकिगाई से संबंधित है क्योंकि लोगोथेरेपी और मोरिटा थेरेपी दोनों एक व्यक्तिगत अनूठे अनुभव पर आधारित हैं जिसे आप चिकित्सक या आध्यात्मिक रिट्रीट की मदद के बिना प्राप्त कर सकते हैं। अपने इकिगाई या अस्तित्वगत ईंधन की खोज का मिशन। अध्याय 4। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें प्रवाह खोजें। काम और खाली समय को विकास के स्थानों में कैसे बदलें। जब आप अपने आप को किसी भी चीज़ के हवाले कर देते हैं तो आप समय बीतने के बारे में भूल जाते हैं। हर सेकंड 1 घंटे के समान लगता है जब आप कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो आप वास्तव में नहीं करना चाहते हैं। प्रवाह उस तल्लीनता की स्थिति को संदर्भित करता है जिसे कोई व्यक्ति किसी आनंददायक गतिविधि को करते समय अनुभव करता है। मिहाली सिसिगजेंट मिहाली के अनुसार प्रवाह आनंद, प्रेरणा और प्रवाह का अनुभव है जो उस क्षण में पूरी तरह से मौजूद होने से आता है। यदि आप इकिगाई के अनुसार जीना चाहते हैं तो आपको प्रवाह की स्थिति में जाने की जरूरत है। एक आदर्श अनुभव होना चाहिए। लेखक डिपॉल विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता ओवेन शेफर का हवाला देते हैं जो यह जानना कि क्या करना है को प्रवाह की स्थिति में प्रवेश करने के लिए आवश्यक शर्तों में से एक के रूप में सूचीबद्ध करता है। कार्य को पूरा करने के लिए अपेक्षित कौशल होना, यह जानना कि क्या करना है, यह जानना कि यह कैसे करना है, यह जानते हुए कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं, यह जानना कि कहाँ जाना है जहाँ नेविगेशन शामिल है। लेखक हमें इसके लिए 3 दृष्टिकोण प्रदान करता है। चुनौतीपूर्ण विकल्प चुनें, लेकिन बहुत कठिन नहीं। यह एक चुनौती है क्योंकि यह हमारी क्षमताओं के भीतर है लेकिन फिर भी थोड़ी पहुंच तक है। किसी संघर्ष के अंत तक डटे रहने की हमारी इच्छा उस आनंद में निहित है जो हम मानसिक और शारीरिक परिश्रम की अनुभूति से प्राप्त करते हैं। जानें कि आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसे बिल्कुल स्पष्ट करें। हालांकि आपकी यात्रा उतार चढ़ाव से रहित नहीं हो सकती है, लेकिन ध्यान रखें कि यदि आपने पूर्व निर्धारित मार्ग का अनुसरण किया है तो आप उससे कहीं अधिक जल्दी और अधिक प्रभावी ढंग से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। आप जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। हालांकि समय बचाने के लिए एक साथ कई काम करना तर्कसंगत लग सकता है, लेकिन अध्ययनों से पता चला है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। यह भी कहा गया है कि सांसारिक काम को सूक्ष्म प्रवाह के क्षणों में किसी ऐसी चीज़ में बदलने की हमारी क्षमता जिसका हम आनंद लेते हैं हमारी खुशी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी को ऐसे कार्यों को पूरा करना है। आप उन गतिविधियों में संलग्न होकर अपनी इकिगाई का पता लगा सकते हैं जो आपको प्रवाह की स्थिति में लाती हैं। अध्याय 5। दीर्घायु के स्वामी। दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले लोगों के ज्ञान के शब्द। लेखक ने ओकिनावा में सुपरसेंटेनेरियन लोगों जो 110 वर्ष या उससे अधिक उम्र तक जीवित रहते हैं का साक्षात्कार लिया, जिसका अपना अध्याय है। साक्षात्कारकर्ताओं में मिसाओ ओकावा 117, मारा कैपोविला 116, जीन कैलमेंट 122, वॉल्टर ब्रूनिंग 114 और अलेक्जेंडर इमिच 111 शामिल हैं। गार्सिया उन बुजुर्ग लोगों से भी प्रेरणा लेती हैं जो सेवानिवृत्त होने के बजाय इकिगाई मशाल लेकर चलना जारी रखते हैं। अध्याय 6। जापान के शताब्दीवासियों से सबक, खुशी और दीर्घायु के लिए परंपराएं और कहावतें। इस अध्याय में लेखक समुदाय के सबसे पुराने सदस्यों का साक्षात्कार करने के लिए ओकिनावा की राजधानी ओगिमी, जिसे दीर्घायु गांव के रूप में भी जाना जाता है, की अपनी यात्रा का वर्णन करता है। आते ही उन्होंने यातायात की कमी देखी। घर पहाड़ और समुद्र के नज़ारे के इर्द गिर्द बिखरे हुए थे। ओगिमी निवासियों का जीवंत सामाजिक जीवन सामुदायिक केंद्रों पर केंद्रित है। स्वयं सेवा आवश्यक है क्योंकि हर कोई योगदान दे सकता है और महसूस कर सकता है कि वे समुदाय का हिस्सा हैं। उत्सव और आध्यात्मिकता ग्रामीण जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और निवासियों की खुशी में योगदान करते हैं।
स्थानीय लोग गहन लेकिन आरामदायक जीवन शैली जीते हैं। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त थे, लेकिन शांति से अपना काम करते रहे। साक्षात्कारों से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण कथन निम्नलिखित थे। चिंता मत करो। अच्छी आदतें विकसित करें। अपनी मित्रता को दैनिक आधार पर बनाए रखें। इत्मीनान से जीवन जियो। आशावादी होना। अध्याय 7। इकिगाई आहार। दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले लोग क्या खाते और पीते हैं? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ओकिनावा जापान के सबसे तबाह क्षेत्रों में से एक था। न केवल युद्ध क्षेत्र के संघर्षों के परिणामस्वरूप, बल्कि युद्ध के बाद भूख और संसाधनों की कमी भी हुई। हालांकि जैसे ही ओकिनावावासी तबाही से उबरे, वे देश के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले नागरिकों में से कुछ बन गए। ओकिनावा आहार के मूल सिद्धांत निम्नलिखित हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों, विशेषकर सब्जियों का सेवन करें। हर दिन फलों और सब्जियों की कम से कम 5 सर्विंग का सेवन करें। अनाज आहार का आधार है। रोजाना सफ़ेद चावल का सेवन करें। चीनी कम ही खाएं, और यदि खाएं तो गन्ने की चीनी का प्रयोग करें। वे हारा हाचीबू के जापानी नियम का भी पालन करते हैं, जिसे 80% नियम के रूप में भी जाना जाता है। जब आपको एहसास हो कि आपका पेट लगभग भर चुका है, लेकिन आप थोड़ा और खा सकते हैं, तो रुक जाएं। आप मिठाई न खाकर हिस्से का आकार कम करके या प्रति सप्ताह 1 या 2 दिन उपवास करके इसे आसान बना सकते हैं। ओकिनावान विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करते हैं, जिनमें टोफू, मिसो, टूना, गाजर, कोम्बू, नोरी और सोया स्प्राउट्स शामिल हैं। ओकिनावान सैनपिंचा पीते हैं, जो हरी चाय और चमेली के फूलों का मिश्रण है, और वे शिकुवासा का रस भी पीते हैं, जो एक खट्टे फल है जिसका उपयोग न केवल जूस के लिए बल्कि पारंपरिक व्यंजनों में भी किया जाता है। अध्याय 8। कोमल गतिविधियां, लंबा जीवन। पूर्व के व्यायाम जो स्वास्थ्य और दीर्घायु को बढ़ावा देते हैं। जो लोग सबसे अधिक घूमते हैं, वे सबसे अधिक समय तक जीवित रहते हैं, न कि वे जो सबसे अधिक कसरत करते हैं। ओगिमी में रहने वाले लोग बहुत सक्रिय हैं। वे खूब चलते हैं, जल्दी उठते हैं और अपने बगीचों में काम करते हैं। यदि आप किसी शहर में रहते हैं, तो हर दिन प्राकृतिक और स्वस्थ तरीके से घूमना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हम अधिक बैठते हैं। ऐसी कई पूर्वी प्रथाएं हैं जिन्हें हम अपने शरीर, दिमाग और आत्मा में संतुलन लाने के लिए घर पर कर सकते हैं। योग, रेडियो टैसो, सूर्य नमस्कार, ताई ची किगोंग शियात्सु, सांस की सचेतनता। अध्याय 9। लचीलापन और वाबी सबी। तनाव और चिंता को बढ़ाए बिना जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करें? इकिगाई आपको सिखाती है कि चाहे कुछ भी हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहिए, और तब भी प्रयास करते रहना चाहिए जब चीज़ें योजना के अनुसार नहीं चल रही हों। यह कठोरता है। जीवन के उतार चढ़ाव से निपटने के लिए उचित मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक लचीलापन प्रशिक्षण आवश्यक है। लचीले लोगों की ताकत उनकी अनुकूलन क्षमता से आती है। वे बदलाव और असफलताओं के बावजूद समायोजन करने में कुशल हैं। वे उन चरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे प्रभावित कर सकते हैं, और उन चरों के बारे में चिंता नहीं करते जिन्हें वे प्रभावित नहीं कर सकते। बौद्ध धर्म और रूढ़िवाद आपको भावनात्मक दृढ़ता विकसित करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह हमें अपनी भावनाओं और इच्छाओं के प्रति जागरूक होने और खुद को उनसे मुक्त करने की अनुमति देता है। ऐसा करने से हम अपने विचारों को क्रोध, ईर्ष्या या नाराज़गी की भावनाओं का विरोध करना सिखा सकते हैं। ये जानना कि किस क्षण को जीना है, लचीलापन विकसित करने के लिए एक और आवश्यक कौशल है। क्षण ही सब कुछ है, और यह एकमात्र ऐसी चीज़ है जिस पर हमारा नियंत्रण है, जैसा कि बौद्ध धर्म और स्टोइज्म दोनों एक अनुस्मारक के रूप में प्रदान करते हैं। हमें इस तथ्य को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास है और जिसकी हम परवाह करते हैं, वह किसी न किसी बिंदु पर चला जाएगा। ये कभी न भूलें कि जो कुछ भी हमारे पास है और जिससे हम प्यार करते हैं, वह एक दिन गायब हो सकता है, लेकिन इसके बारे में उदास होने की आवश्यकता का विरोध करें। यह जानना कि सब कुछ अस्थायी है निराशाजनक नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे हमें यहाँ और अभी तथा अपने आसपास के लोगों को संजोने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
वाबी सभी के नाम से जाना जाने वाला एक जापानी विचार दुनिया की नश्वरता, परिवर्तनशीलता और क्षणभंगुरता की सुंदरता को प्रदर्शित करता है। हमें खूबसूरती उन चीज़ों में ढूंढनी चाहिए जो दोषपूर्ण या अधूरी हैं, न कि उन चीज़ों में ढूंढने की कोशिश करें जो दोष रहित हैं। इचिगो इची, जिसका मोटे तौर पर अनुवाद इस प्रकार है, यह क्षण केवल अभी मौजूद है और दोबारा नहीं आएगा, एक मानार्थ जापानी विचार है। और अंत में एंटी फ्रैगिलिटी। एंटी फ्रैगिलिटी लचीलेपन से परे है। जबकि पहला झटके झेल सकता है और अपरिवर्तित रहता है, दूसरा सुधार करता है। निम्नलिखित 3 चीजें करके हम एंटी फ्रैजाइल बन सकते हैं। अनावश्यक पद बनाएं। आय के अनेक स्रोतों पर भरोसा करें। कुछ स्थितियों में सतर्क दांव लगाएं, जबकि अन्य में कई छोटे छोटे जोखिम उठाएं। इस पर धन खर्च करें। उन चीज़ों से दूर रहें जो आपको कमज़ोर करती हैं। अपनी आदतें सुधारें। हमें अपने जीवन में लचीलापन विकसित करने के लिए कठिनाई से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक असफलता सुधार का मौका देती है। यदि हम एक एंटी फ्रैगाइल मानसिकता अपनाते हैं, तो हम प्रत्येक झटके के साथ मजबूत बनने, अपनी जीवन शैली में सुधार करने और अपनी इकिगाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लचीला बनने का एक तरीका खोज लेंगे। उपसंहार। इकिगाई, जीवन जीने की कला। लेखिका 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण सुलेखकों और हाइकुवादकों में से एक मित्सुओ एडा के काम को एक ऐसे व्यक्ति के उदाहरण के रूप में साझा करती है जिसने शोडो सुलेख ब्रश का उपयोग करके 17 अक्षर वाली कविताओं के साथ भावनाओं को संप्रेषित करने की इकिगाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। निष्कर्ष। हमारी इकिगाई प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय है, लेकिन हम सभी का अर्थ खोजने का समान लक्ष्य है। आधुनिक जीवन पैसे और सफलता जैसी विकर्षणों के साथ इस संबंध को खोना आसान बना सकता है। अपनी इकिगाई को खोजने के लिए हमें अपने अंतर्ज्ञान और जिज्ञासा का पालन करना चाहिए। ऐसे काम करने चाहिए जो हमें खुशी और संतुष्टि दें, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। कोई सटीक रणनीति नहीं है, लेकिन हमें इसे खोजने के बारे में बहुत अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। अंततः हमें उन लोगों से घिरे रहकर जो हमें पसंद हैं वही करने में व्यस्त रहना चाहिए जो हमसे प्यार करते हैं। संक्षेप में, ये इकिगाई के 10 नियम हैं। सक्रिय रहें, सेवानिवृत्त न हों, धीमी गति से ले, पेट मत भरो, अपने आप को अच्छे दोस्तों से घेरें, अपने अगले जन्मदिन के लिए आकार में आ जाएं, मुस्कान, प्रकृति के साथ पुनः जुड़ें, धन्यवाद दें, वर्तमान में रहना, अपने इकिगाई का पालन करें। इम्पोर्टेंट वाक्य, कीवर्ड्स, कोट्स। अध्याय 1। इकिगाई। बढ़ती उम्र के साथ जवान बने रहने की कला। कुछ लोगों को उनकी इकिगाई मिल गई है, जबकि अन्य अभी भी तलाश कर रहे हैं, हालांकि वे इसे अपने अंदर रखते हैं। अध्याय 2। बुढ़ापा रोधी रहस्य। छोटी छोटी बातें जो लंबी और खुशहाल जिंदगी जोड़ती हैं। युवा दिमाग होना आपको एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर भी प्रेरित करता है, जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देगा। इस प्रकार, यद्यपि मन और शरीर को सक्रिय रखने के लिए चुनौतियां अच्छी हैं, हमें अपने शरीर की समय से पहले उम्र बढ़ने से बचने के लिए अपनी उच्च तनाव वाली जीवन शैली को समायोजित करना चाहिए। माइंडफुलनेस हासिल करने में प्रशिक्षण की एक क्रमिक प्रक्रिया शामिल होती है, लेकिन थोड़े से अभ्यास से हम अपने दिमाग को पूरी तरह से केंद्रित करना सीख सकते हैं, जिससे तनाव कम होता है और हमें लंबे समय तक जीने में मदद मिलती है। अध्याय 3। लोगोथेरेपी से इकिगाई तक। अपना उद्देश्य ढूंढकर लंबा और बेहतर जीवन कैसे जिएं। अस्तित्वगत निराशा तब उत्पन्न होती है जब हमारा जीवन उद्देश्यहीन होता है या जब वह उद्देश्य विकृत होता है। मोरिता थेरेपी का उद्देश्य लक्षणों को खत्म करना नहीं है, इसके बजाय यह हमें अपनी इच्छाओं, चिंताओं, भय और चिंताओं को स्वीकार करना और उन्हें जाने देना सिखाता है। अध्याय 4। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें प्रवाह खोजें। काम और खाली समय को विकास के स्थानों में कैसे बदलें। ऐसा क्या है जो हमें किसी काम को करने में इतना आनंद देता है कि हम उसे करते समय अपनी सभी चिंताओं को भूल जाते हैं?
हम सबसे ज्यादा खुश कब होते हैं? ये प्रश्न हमें अपनी इकिगाई खोजने में मदद कर सकते हैं। जब हम प्रवाहित होते हैं तो हम बिना किसी विकर्षण के एक ठोस कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सबसे खुश लोग वे नहीं हैं जो सबसे अधिक उपलब्धियां हासिल करते हैं। वे हैं जो प्रवाह की स्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक समय बिताते हैं। अध्याय 5। दीर्घायु के स्वामी। दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले लोगों के ज्ञान के शब्द। ग्रामीण इलाकों में शांतिपूर्ण जीवन उन लोगों के बीच बहुत आम लगता है जिन्होंने एक शताब्दी देखी है। यदि आप तब भी व्यस्त रहना चाहते हैं जब काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आपके क्षितिज पर एक इकिगाई होनी चाहिए, एक ऐसा उद्देश्य जो जीवन भर आपका मार्गदर्शन करता है और आपको समुदाय और आपके लिए सुंदरता और उपयोगिता की चीजें बनाने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 6। जापान के शताब्दी वासियों से सबक। खुशी और दीर्घायु के लिए परंपराएं और कहावतें। उनके जीवन में एक या कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। उनके पास इकिगाई है, लेकिन वे इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। वे निश्चिंत हैं और जो कुछ भी करते हैं उसका आनंद लेते हैं। वे हमेशा व्यस्त रहते हैं, लेकिन वे खुद को उन कार्यों में व्यस्त रखते हैं जो उन्हें आराम करने की अनुमति देते हैं। अध्याय 7। इकिगाई आहार। दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले लोग क्या खाते और पीते हैं? यह जांचने का सबसे आसान तरीका है कि आपकी मेज पर पर्याप्त विविधता है या नहीं। यह सुनिश्चित करना है कि आप इंद्रधनुष खा रहे हैं। जब आप देखते हैं कि आपका पेट लगभग भर चुका है, लेकिन थोड़ा और भी हो सकता है, बस खाना बंद करो। अध्याय 8। कोमल गतिविधियां, लंबा जीवन। पूर्व के व्यायाम जो स्वास्थ्य और दीर्घायु को बढ़ावा देते हैं। आपको हर दिन 1 घंटे के लिए जिम जाने या मैराथन दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि जापानी शताब्दीवासी हमें दिखाते हैं, आपको बस अपने दिन में हलचल जोड़ने की ज़रूरत है। अध्याय 9। लचीलापन और वाबी सभी। तनाव और चिंता को बढ़ाए बिना जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करें? जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए हमारे दिमाग, शरीर और भावनात्मक लचीलेपन का उचित प्रशिक्षण आवश्यक है। जितना अधिक हम लचीले होंगे, खुद को संभालना और उस ओर वापस जाना उतना ही आसान होगा जो हमारे जीवन को अर्थ देता है। उन चीज़ों के बारे में चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता जो हमारे नियंत्रण से परे हैं। पुस्तक समीक्षा। व्यक्तिगत राय। इकिगाई पुस्तक उन लोगों के लिए एक महान संसाधन है जो यह जानना चाहते हैं कि एक पूर्ण, लंबा और शांत जीवन कैसे जिया जाए। शब्दांकन स्पष्ट, संक्षिप्त और समझने में आसान है। यह हमें जीवन के सबसे बुनियादी मुद्दों का सक्रिय रूप से समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। यह किसी के विश्व दृष्टिकोण का विस्तार करने और उसकी अंतिम कॉलिंग की खोज करने में सहायता करता है। इस पुस्तक में प्रस्तुत जापानी अवधारणाएं मेरे लिए दिलचस्प थीं, हालांकि पुस्तक ने केवल अपने विषयों की सतह को खरोंचा था। ज्यादातर मामलों में ये सिर्फ सामान्य ज्ञान है। यदि लेखकों ने इकिगाई के कैसे पर अधिक ध्यान केंद्रित किया होता, तो मैं अधिक संतुष्ट होता। पुस्तक बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करती है। इस प्रकार यह कई अलग अलग चीज़ों के परिचय पर बहुत अधिक समय खर्च करती है जिन्हें पेश करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे सूर्य नमस्कार करने के चरण या कुछ मौलिक ताई ची चालें। हालांकि इसके केंद्रीय विषय के रूप में इकिगाई की अवधारणा पर अधिक जोर देने से इसे लाभ हो सकता था, यह पुस्तक अपने पाठक को एक कदम पीछे हटने, धीमा करने और जीवन के अर्थ पर विचार करने के लिए बहुत उत्थानकारी और उपयोगी है। अपने जीवन में इकिगाई के सिद्धांतों को लागू करना शुरू करने के लिए आप जो एक छोटा कदम उठा सकते हैं, वह है अपनी दैनिक दिनचर्या में सचेतनता और प्रतिबिंब को शामिल करना शुरू करना। हर दिन कुछ मिनट इस बात पर विचार करने के लिए निकालें कि आप किसके लिए आभारी हैं, किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है और आप किस चीज़ को लेकर भावुक हैं। यह जर्नलिंग, ध्यान या बस कुछ क्षण रुककर विचार करने के माध्यम से किया जा सकता है। अपने मूल्यों, जुनून और उद्देश्य पर नियमित रूप से विचार करके आप इस बात की गहरी समझ विकसित करना शुरू कर सकते हैं कि क्या चीज़ आपको प्रेरित करती है और क्या चीज़ आपके जीवन को अर्थ देती है।
यह आत्म जागरूकता आपको अधिक जानबूझकर विकल्प चुनने और अपने कार्यों को अपने मूल्यों और उद्देश्य के साथ संरेखित करने में मदद कर सकती है। समय के साथ इससे आपके जीवन में पूर्णता और संतुष्टि की भावना बढ़ सकती है।